सो हेलो एवरीवन, एज यू नो कि CHSL की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है और 12 नवंबर से आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। और इस बार आपको एक राइट मिला है कि आप अपनी एग्जाम डेट, शिफ्ट एंड सिटी को खुद से चूज कर सकते हैं। तो प्लीज एक्सरसाइज दिस राइट फ्रॉम 22 अक्टूबर। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हो तो कमीशन ये इन्फर कर लेगा दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग द एग्जाम। ठीक है, तो आपको याद से 22 अक्टूबर को इस प्रोसेस को फॉलो करना है। और आपके कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप CHSL के लिए इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट कर दीजिएगा। तो अभी हम आज से 19 अक्टूबर से CHSL एग्जाम के लिए इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। डेली का हम एक सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और एग्जाम 12 नवंबर को है तो एक दिन पहले स्किप कर दो 11th को, तो 10 नवंबर तक हमारे आई थिंक 22 सेक्शनल टेस्ट हो जाएंगे। 23 जितने भी होंगे हम डेली का एक सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो अभी मैं जो नए बच्चे हैं उनको बता देती हूँ कि टेस्ट में अटेम्प्ट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और एक चीज और देखो, आपको पता है कि इस बार CGL में क्या हुआ कि जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जिनको ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि मेरे मार्क्स 160 क्रॉस कर जाएंगे या एटलीस्ट 150 तो क्रॉस जरूर करेंगे, उनके भी मार्क्स 130, 125, 140 पर स्टक हो गए हैं। उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन ये एडिक्विटी का फियर है कि पता नहीं एडिक्विटी क्या पूछ रही है, एग्जाम कैसा होगा, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं आपके माइंड में। तो जो भी बच्चे अभी CHSL का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से जो सबसे बेस्ट एडवाइस है वो ये है कि ये एडिक्विटी ना अपने दिमाग से निकाल देना बिल्कुल। वहां पे आपसे इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके पूछी जा रही है, वो चाहे एडिक्विटी पूछे, TCS पूछे, कोई भी पूछे। ठीक है, मेरे माइंड में बिल्कुल ये एडिक्विटी वाला हल्का सा भी फियर नहीं था। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो फिर कहीं ना कहीं आप फंबल करोगे पेपर में और पूरे पेपर में फियरफुल रहोगे, कहीं पर भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया तो परफॉर्मेंस वैसे ही लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये एडिक्विटी का फियर हटा देना। सेकंड चीज ये, अगर आप सच में चाहते हो कि आपके इंग्लिश में स्कोर इंक्रीज हो तो मेरी बात मान लेना, और जिनकी भी इंग्लिश एवरेज भी है वो भी इंग्लिश के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, 25 के 25 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वहां पे आपको ब्लाइंड गैस लेना है। कभी भी ब्लाइंड गैस ऐसे नहीं लेना होता, सारे ऑप्शंस को आपको पढ़ना है। ठीक है, और जो हम सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे इसका भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अटेम्प्ट करते हुए ध्यान रखना है वो यही है, चाहे कितना ही आसान क्वेश्चन हो, कितना ही मुश्किल हो, उसके सारे ऑप्शंस आपकी नजर में होने चाहिए। बिना सारे ऑप्शंस पर नजर डाले आप उसको ग्रीन लाइट नहीं दोगे। देखो, जो आपकी सिली मिस्टेक्स होती है ना वो आपकी इग्नोरेंस की वजह से ही होती हैं। तो अगर आप चीजों को इग्नोर करना अवॉइड कर दोगे तो सिली मिस्टेक्स भी कम हो जाएंगी, वो भी अवॉइड हो जाएंगी। ओके, तो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने का सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि सारे ऑप्शंस को देखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है तो एक क्विक ग्लैंस ले लेना है आंसर आने के बाद भी बाकी ऑप्शंस पर। और अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है फिर तो डिटेल में रीड करना है सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है कि वहां पे करेक्ट पूछा है स्पेलिंग या मतलब कई बार होता है इनकरेक्ट स्पेलिंग को रेक्टिफाई करके पूछा होता है, और हम इनकरेक्ट स्पेलिंग भी ऑप्शन में होती है और उसका रेक्टिफाइड वर्जन भी होता है, तो हम इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते ही नहीं। हमारी तो मतलब कंडीशनिंग हो रखी है कि हमें इनकरेक्ट स्पेलिंग ही चूज करनी है, तो ऐसा नहीं करना हमें। वहीं से हमारी सिली मिस्टेक्स अवॉइड होंगी। और मार्क्स अगर आपको बूस्ट करने हैं तो ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट आपको लेना ही पड़ेगा। तो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे पेपर में। ओके, और अभी मैं टेक्स्ट बुक पे जो एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड CHSL के सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं वहां से इंग्लिश का फर्स्ट सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करूंगी आपके साथ। आप पहले इसको खुद से अटेम्प्ट करना और फिर इस वीडियो को आप 1.5x पे देख सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी जिस भी क्वेश्चन में आपको लगे कि हाँ मैं भी इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोच सकता था, वहां से आपको सीखना है। ओके, और आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ आपको चाहे 1% थोड़ा बहुत जरूर सीखने को मिलेगा यहाँ से। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको पता है कि स्टेनो के पेपर में या फिर अगर CGL के पेपर भी टेक्स्ट बुक पर अगले कुछ दिनों में अगर डल जाते हैं तो उसकी जो बेस्ट शिफ्ट्स होंगी उनको भी हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वो अभी बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं तो वो आपके CHSL में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो सेक्शनल टेस्ट नंबर 1 हम शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे और ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए हम चलेंगे। ठीक है, और एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन रखेंगे। बहुत धीरे धीरे पढ़ने से कभी भी अच्छे से कॉम्प्रीहेंड नहीं होता, ये याद रखना। एक फ्लो में जब आप पढ़ते हो अ लिटिल बिट फास्टर तो आपका कॉम्प्रीहेंशन अच्छा होता है। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट। कैमरा डोंट अलाउ। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड पूछा है
मुस्टैश, मुस्टैश ई आएगा यहाँ पे, MOUSTACHE। डी और सी गलत है, बी आप ऑप्शन करेक्ट है आपका। ब्लैंक को फिल करना है अप्रोप्रिएट वर्ब से। ही आस्क्ड अस व्हाट वी डैश इन द लाइब्रेरी एट सच अ लेट आवर। उसने हमसे पूछा, ही आस्क्ड अस व्हाट वी हैड डन, what we had done in the library, what we were doing at such a late hour। आपको टेंस का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि वहां पे अप्रोप्रिएट वर्ब ही पूछी है, वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग ही आती है। what we have done और what will have done। देखो वो बोल रहे उसने हमसे पूछा कि हम उतनी लेट आवर उस लाइब्रेरी में क्या कर रहे थे, है ना, इसकी सेंस वही जा रही है, हमने क्या किया वो वाली सेंस नहीं है, इसकी कंटिन्यूटी की सेंस है। तो what we were doing at such a late hour। अगर आपको टेंस की समझ है तो आप इसकी फील को पकड़ सकते हो इजिली। हमें इंप्रूवमेंट देखना है। मैनी किटन इज टॉट टू हंट बाय देयर मदर्स। मच किटन्स, देखो किटन्स काउंटेबल है और प्लूरल है तो मच तो नहीं आएगा, मच अनकाउंटेबल्स के साथ आता है। मैनी किटन्स के साथ इज सिंगुलर वर्ब नहीं होगी। मैनी किटन्स आर टॉट टू हंट बाय देयर मदर्स। नो इंप्रूवमेंट तो होगा ही नहीं, मैनी के साथ किटन के साथ इज लगाया हुआ है, सब गलत है उधर, तो इंप्रूवमेंट होगा ऑप्शन सी से। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। वॉइस में हमेशा ध्यान रखना है आपको कि टेंस चेंज कभी नहीं होता, ठीक है, टेंस सेम रहेगा। जैसे इंडिया वन, वहां पे पास्ट इंडेफिनेट है तो एक्टिव में भी, सॉरी पैसिव में भी पास्ट इंडेफिनेट ही रहेगा। इंडिया वन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इन ऑस्ट्रेलिया। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वॉज वन बाय इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया। हैज वन, हैज बीन वन नहीं, वॉज वन, ऑप्शन बी। अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। कैकोग्राफर तो जो बहुत गंदा लिखता है वो होता है, कार्टोग्राफर जो मैप बनाता है, कैलीग्राफर हो गया, ठीक है, कोरियोग्राफर जो डांस स्टेप्स को कोरियोग्राफ करता है। एरर हमें फाइंड आउट करना है। ही हैज ऑलरेडी पेज, पेज नहीं, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैज ऑलरेडी पेड फॉर हिज मिस्टेक। ऑप्शन नंबर बी में एरर है। इस ईडियम का हमें अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं आजकल। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, इसका मतलब होता है कि आई थिंक अगर कुछ अनसर्टेनिटी भी होती है तो उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव छिपा होता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड एनीथिंग हैज बीन इंक्लूडेड, नहीं। समथिंग दैट एंड्स एट द लास्ट मिनट और फ्यू, नो। एवरी डिफिकल्ट और सैड सिचुएशन हैज अ कंफर्टिंग और मोर हेल्पफुल एस्पेक्ट इवन दो दिस में नॉट बी इमीडिएटली अपेरेंट। यस, यही होना चाहिए। बी ऑप्टिमिस्टिक, इवन डिफिकल्ट टाइम्स विल लीड टू बेटर डेज। इसकी भी सेंस कहीं ना कहीं वैसी है बट हमें एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट बताना है। तो हर डिफिकल्ट सिचुएशन में कुछ ना कुछ कंफर्टिंग और हेल्पफुल एस्पेक्ट होता है, तो आपको डिस्पैशनेट नहीं होना है। इवन दो दिस में नॉट लीड टू इमीडिएटली अपेरेंट। ओके, एक बार मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू कर देती हूँ। सीनियर्स विल होल्ड द नेक्स्ट मीटिंग सून। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, टेंस चेंज नहीं करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट को फ्यूचर इंडेफिनेट ही रखेंगे। सो द नेक्स्ट मीटिंग विल बी हेल्ड बाय सीनियर्स। विल हैव बीन नहीं, वुड भी नहीं, विल बी होल्ड, होल्ड नहीं, हेल्ड आएगा, हेल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द नेक्स्ट मीटिंग विल बी हेल्ड बाय सीनियर्स सून। द क्रिमिनल वॉज ग्रांटेड, बेल होगा ना, बाय द एपेक्स कोर्ट, बेल नहीं बेल। बेल कौन सा, ये वाला या फिर ये वाला, ये डी तो गलत है, बेल सी वाला बेल ना, BAIL। सेकंड वाले बेल का मीनिंग मुझे भी नहीं पता, बाद में एनालिसिस करेंगे तब देखेंगे। ओके, इसको हम बाद में करेंगे। सीज, सीज क्या होता है, स्टॉप करना होता है किसी चीज को, तो एंटोनिम मतलब स्टार्ट करना होगा। स्टॉप तो सिनोनिम हो गया। कैच नहीं, होल्ट रोकना होता है, स्टार्ट हो गया। मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है। अकड़ में डबल सी डबल आर है तो ये तो ठीक है, साइमल्टेनियसली में ई नहीं है, TANEOUSLY होना चाहिए, तो यही मिस स्पेल्ट है। ओकेजन करेक्ट है, मैं ओकेजन में बहुत कंफ्यूज होती हूँ, डबल सी आएगा। ओके, एग्जाजरेटेड में डबल जी है, करेक्ट है। साइमल्टेनियसली में एरर था। इनडायरेक्ट बताना है हमें। ओके, यहाँ पे हमें टेंस चेंज करना होता है जब हम नरेशन को चेंज करते हैं। द फेरी सैड सिंड्रेला विल बी गोइंग टू द पार्टी। तो द फेरी आस्क्ड नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। टोल्ड नहीं, देखो जब भी सैड के बाद टोल्ड, टेल जो है ना वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसको अपने बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। अगर वहां पे होता द फेरी सेड टू मी, सेड टू हिम, किसी को बताया, तो सेड टू को हम टोल्ड में करते, अकेले सेड को कभी भी टोल्ड नहीं करेंगे। द फेरी सेड दैट सिंड्रेला शुड नहीं, वहां पे कोई सजेशन नहीं था। वुड बी गोइंग टू द पार्टी। ओके, करेक्ट सिनोनिम बताना है एंडोर्स का। एंडोर्स मतलब सपोर्ट करना होता है ना। नाउ डेज सम एक्टर्स आर रिफ्यूजिंग टू एंडोर्स। हाँ, फेयरनेस प्रोडक्ट्स को
वो एंडोर्स नहीं करते, तो सिनोनिम बताना है हमें। एंडोर्स मतलब सपोर्ट करना किसी चीज को, क्रिटिसाइज तो आलोचना हो गया, एडवोकेट हो गया सपोर्ट करना, डिसअप्रूव नहीं, सेंश्योर नहीं, एंडोर्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एडवोकेट। एरर, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट एट द कोरोनेशन ऑफ द किंग एक्सेप्ट ही। एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन की तरह यहाँ पे यूज हो रखा है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा प्रोनाउन का, तो वहां पे हिम होना चाहिए, एक्सेप्ट हिम। जैसे आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एवरीबडी एक्सेप्ट हिम। एम्पल, एम्पल अमाउंट मतलब सफिशियंट। ओके, सिनोनिम बताना है। स्पेयर्स तो थोड़ा होता है, सफिशियंट हो गया, लिमिटेड स्केयर्स। ये 10th कैसे छूट गया? ओके सॉरी। रामू वेंट विद हिज फ्रेंड्स ऑन ए ट्रिप टू डैश न्यू पाथ्स। तो ट्रिप पे आप गए हो तो नए पाथ्स को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं ना, डिटरमाइन, डिप्लॉय, इन्वेंट नहीं, एक्सप्लोर। ये छोटा लग रहा है, इसको कर ही लेते हैं। देखो बी और सी में तो ही है, ही किसके लिए आया हमें नहीं पता, ए में भी ही है, तो डी से शुरू होगा, सारे डी से शुरू हो रहे हैं। जोनी हैड कार एक्सीडेंट। ओके, डी के बाद बी, ए, सी तीनों ही हैं। एट द मेट्रो स्टेशन ही नोटिस्ड अ होमलेस मैन, ही डिसाइडेड टू ट्रेवल टू द ऑफिस बाय द मेट्रो ट्रेन। ओके, ही सेंट हिज डैमेज्ड कार टू द गैरेज फॉर रिपेयर्स। ओके, देखो उसका कार एक्सीडेंट हुआ तो अपनी डैमेज कार को वो गैरेज में भेजेगा। इसके बाद इसका फ्लो बन रहा है ना, डी के बाद सी आना चाहिए। अपने डैमेज कार को उसने गैरेज में भेजा रिपेयर के लिए, फिर उसने डिसाइड किया कि वो अब मेट्रो से ट्रेवल करेगा, और मेट्रो स्टेशन पे उसने एक होमलेस मैन को देखा। तो सिंपल सी स्टोरी थी ये तो। करेक्ट मीनिंग बताना है हमें, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है अंडरलाइंड का। ओके, सचिन हैज बीटन ऑफ मोर देन ही कैन चू। ओके, जब आप अपनी औकात से ज्यादा बाहर जाते हो तो उसको बोलते हैं कि आपकी उतनी कैपेसिटी नहीं थी बट आपने ज्यादा अटेम्प्ट किया। सचिन हैज बिटन ऑफ मोर देन ही कैन चू। सचिन इज ऑलवेज हंग्री नहीं, इज ट्राइंग टू अटेम्प्ट टू मच, यस। हैज लिटिल रिगार्ड नहीं, ह्यूज ईटर नहीं। देखो ईडियम्स के जनरली एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होते, उनका इनहेरेंट मीनिंग होता है। द कलर्ड क्लॉथ्स शुड नॉट बी वॉश्ड विद द वाइन्स, हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। शुड नॉट बी वॉश्ड, तो डू नॉट वॉश्ड, डू नॉट के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। यू शुड नॉट वॉश द कलर्ड क्लॉथ्स विद द वाइट्स, यस ये होना चाहिए। शुड नॉट बी वॉश्ड को हम शुड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। डू नॉट बी वॉशिंग नहीं, ये कोई ऑर्डर नहीं दिया जा रहा, सजेशन दिया जा रहा है। यू शुड नॉट हैव वॉश्ड नहीं, टेंस तो हम चेंज करेंगे ही नहीं, यू शुड नॉट वॉश आएगा सिंपली। ओके, क्लोज टेस्ट है, साथ साथ निकालने की कोशिश करते हैं। द यूथ इज अ डायनमो, एन ओशियन, एन इनएग्जॉस्टिबल डैश ऑफ एनर्जी। द यूथ एनर्जी का क्या है? अ कोल्ड, ओरिजिन, रिजर्वोयर या फिर रेफरेंस। रिजर्वोयर है, भंडार है, ऐसी एनर्जी का भंडार है जो इनएग्जॉस्टिबल है, मतलब धीरे आसानी से खत्म होने वाली नहीं है, रिजर्वोयर। अकॉर्ड तो किसी को कुछ अवार्ड देना होता है। बट दिस एनर्जी कैन नॉट बी केप्ट इन प्रिजन, मतलब इस एनर्जी को आपको अपने अंदर स्टोर नहीं रखना, इसको एक्सप्लोर करना है। इट्स बेसिक नेचर इज टू फ्लो, टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द यूथ टुडे आर विद द एस्टेब्लिशमेंट whose formula of life is learn, earn, burn and enjoy. It means learn to operate the modern devices को operate करना आपको आना चाहिए, and dash them to earn the maximum amount of wealth to the point of burning the natural resources of the earth. Modern devices को आपको operate करना आना चाहिए, and dash them to earn the maximum amount of wealth and consider them and interact के साथ तो with आता है, interact with, and prepare them and employ them to earn the maximum amount of wealth to the point of burning. Prepare नहीं करना हमें, and employ them। एक मिनट, मैं इसमें employ के साथ एक बार मार्क फॉर रिव्यू करती हूँ, इसको दोबारा देखूंगी, ठीक है। To earn the maximum amount of wealth to the point of burning the natural resources of the earth as well as yourself out and then enjoy your own funeral. Okay, this category of youth is intelligent, skillful and hard working, but it lacks dash and foresight. तो यहाँ पे पॉजिटिव बताया गया है, बट के बाद कॉन्ट्राडिक्टरी क्लॉज हो गई, उसमें कुछ नेगेटिव आएगा। यूथ हालांकि इंटेलिजेंट है, स्किलफुल है, लेकिन इसमें किसी चीज की कमी है। बट इट लैक्स डोमिनेशन, इंसाइट, सीरेनिटी तो शांति हो गया, परसुएजन किसी को कन्वेंस करना हो गया, इंसाइट की कमी है, एंड फोरसाइट, हाँ मतलब वो दूरदृष्टि नहीं रख पा रहे हैं। इट लैक्स इंसाइट एंड फोरसाइट।
ओके, बट मैं इसमें हल्के से डाउटफुल हूं, तो इसको भी मार्क फॉर रिव्यू रखेंगे। दे आर सेल्फ इंडल्जेंट एंड एनी सेंस ऑफ डैश कोड ऑफ कंडक्ट इज एलियन टू देयर नेचर। सेल्फ इंडल्जेंट हैं वो, एंड एनी सेंस ऑफ डैश कोड ऑफ कंडक्ट, एनी सेंस ऑफ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, और स्टेडी क्लासिफाइड सेक्युलर नहीं, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होगा, ठीक है। इज एलियन टू देयर नेचर। टुडे मैन इन हिज मैड रश, टुडे मैन इन हिज मैड रश फॉर डैश लीडिंग टू देयर डिस्ट्रक्शन एंड देयर बाय डिगिंग हिज ओन ग्रेव। आजकल का मैन अपना ग्रेव खुद से ही खोद रहा है, और वो किस रश में है? टुडे मैन इन हिज मैड रश फॉर इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन तो गरीबी होता है, एक्सप्लॉयटेशन, प्रेसिडेंस, कंसीट, यहाँ पे कुछ ना कोई नाउन आएगा, तो लीडिंग टू देयर डिस्ट्रक्शन किस रश में है? वो एक्सप्लॉयटेशन के रश में है, कि खुद का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। ओके, एक बार वो कर लेते हैं, फिर देखेंगे इनको टाइम रहा तो। ABCD से, सी से नहीं। इन इंडिया इन्फ्लेशन ग्रोथ आर डोमेन्स ऑफ द RBI, ए प्रोविजन फॉर MPC वॉज सेट इन प्लेस आफ्टर द अमेंडमेंट। दिस MPC, देखो MPC B और D एक साथ कनेक्ट होना चाहिए। हेडेड बाय गवर्नर इज द अथॉरिटी टू टेक पॉलिसी एक्शन रिलेटेड टू इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। तो B और D एक साथ, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ तो है। तो इन इंडिया इन्फ्लेशन ग्रोथ डोमेन्स हैं, और ये बाद में RBI के एक्ट के बारे में बताया गया है, और B और D एक साथ होंगे, तो उसमें फ्लो रहना चाहिए। तो ये हो गया। एक बार मैं ये देख लेती हूँ, वास्ट टाइम तो नहीं बचा। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द यूथ टुडे आर विद द एस्टेब्लिशमेंट, इट मीन्स लर्न टू ऑपरेट द मशीन एंड एम्प्लॉय देम टू अर्न द, कंसीडर देम, प्रिपेयर देम। ओके, तो ये जो देखो, जो मैंने गैस वर्क भी किया, मतलब गैस वर्क जो उसकी सेंस बन रही थी उसके अकॉर्डिंग किया। 22nd क्वेश्चन था ये, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करने की बात हो रही थी, मैक्सिमम वेल्थ को अर्न करने की बात हो रही थी, तो हमें एम्प्लॉय करना पड़ेगा ना उसके लिए। देखो अभी मैं एक चीज बताती हूँ आपको। आपका टेस्ट अटेम्प्ट हो गया, जितने भी मार्क्स आए हैं, मार्क्स से कभी भी अफेक्ट नहीं होना है। एक लाइन जो किसी सीनियर ने मुझे सिखाई थी वो ये है कि मार्क्स, जो मॉक आप दे रहे हो उसका मोटिव क्या है? मॉक्स का मोटिव आपको कहीं ना कहीं आपकी कमियों को दिखाना है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो सकता है कि आपने 10 मॉक अटेम्प्ट किए इंग्लिश के, 10 के 10 में आपके जो ज्यादा मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं वो वोकैब में हो रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा ना कि आपकी वोकैब वीक है, तो आप फिर उस पे वोकैब पे काम करो। जैसे जैसे आप काम करोगे, अपने आप को इम्प्रूव करोगे उस सेक्शन में, तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मॉक्स का जो एम है, जो मकसद है, वो इतना है कि आपको आपकी कमियां पता चल जाए, ठीक है। आपको डीमोटिवेट कर देना या आपको ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर डिटरमाइंड कर देना, वो मोटिव नहीं है मॉक्स का। तो जितनी मॉक्स की औकात है ना, उसको उतना ही रखो। मॉक्स की औकात इतनी ही है कि वो आपको आपकी कमियां दिखा सके, तो अपनी कमियों को जानो, पहचानो और उस पर काम करो। दैट्स इट। मॉक्स से कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं तो डीमोटिवेट हो गया, आज के बाद मैं मॉक्स ही नहीं दूंगा, ठीक है। ये सब नहीं करना है आपको, फालतूगिरी। और अभी बात रही एनालिसिस की, तो एनालिसिस में क्या करना होता है कि जो भी क्वेश्चन आपके रोंग हुए हैं, या जहां पे भी आपने गैस वर्क लिया था, या जहां पे भी आपको क्लोज टेस्ट में कुछ अच्छे वर्ड्स मिले, है ना, उनको आपको सीखना है कि इस वर्ड का इस लाइन में क्या मीनिंग था। ऐसा पूरा निचोड़ देना है मॉक को, उसको बोलते हैं एनालिसिस। ऐसे ऊपर ऊपर से देखने से कि हाँ चलो ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसे एनालिसिस नहीं होता। तो डीप एनालिसिस करना है। अगर किसी को इस वर्ड की स्पेलिंग नहीं पता थी या इसका मीनिंग भी नहीं पता था, हो सकता है किसी को ना पता हो, ठीक है, तो उसको आपको देख लेना है। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए होते हैं ना, जो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होते हैं, वो आपको जरूर रीड करने हैं। देखो सिर्फ ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ब्लैक बुक पूरी क्रैम्ड है, लेकिन फिर भी वो जब एंटो साइनो छाटते हैं तो उनको दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि उनको उस वर्ड का एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन क्या होता है सेंटेंस में वो नहीं पता। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में अप्लाई होते हैं, तो आपको उनका मीनिंग देखना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे मुस्टैश, आपको पता है द विलेन इन द मूवी हैड ए थिक ब्लैक मुस्टैश दैट एडेड टू हिज मिनेसिंग अपीयरेंस। हो सकता है यहाँ पे किसी को मिनेसिंग का ना पता हो। और देखो यहाँ से ना एक जो ग्रामर का रूल होता है वो भी सीखने को मिल रहा है। पहले आपको किसी मटेरियल का नेचर बताना होगा, वो कैसा है, थिक, फिर उसका कलर, थिक ब्लैक मुस्टैश, ये भी एरर आता है कई बार, है ना। तो थिक ब्लैक मुस्टैश,
इसको आपने देखा, ही आस्क्ड अस दैट वी वर डूइंग व्हाट वी वर डूइंग इन द लाइब्रेरी एट सच अ लेट आवर। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूटी की सेंस जा रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस की, वो आपको फील आएगी जब आप ज्यादा अटेम्प्ट लेना स्टार्ट कर दोगे। ये तो बिल्कुल ग्रामेटिकल रूल पे बेस्ड था। मैनी के साथ प्लूरल नाउन आएगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। आर टॉट टू हंट बाय देयर मदर्स। तो ये हो गया, ये इजी था, सारे ऑप्शंस भी इजी हैं। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसका मीनिंग हमने देख लिया। हर डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ होपफुल रहता है। ओके, ये हो गया। हाँ, अभी देखो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है बेल, इसका मीनिंग मैं भूल चुकी हूँ, मुझे नहीं याद, तो एक बार मैं देख लेती हूँ। ओके, बेल एक गट्ठर को बोलते हैं। यस, एग्जैक्टली, अ बंडल ऑफ गुड्स दैट आर टाइड टुगेदर सच एज हे और कॉटन। अभी बहुत बार पढ़ा हुआ है, बेल इज अ बंडल ऑफ एनीथिंग, लेकिन कई बार याद नहीं रहती चीजें। ठीक है, वॉज ग्रांटेड बेल बाय द एपेक्स कोर्ट। देखो यहाँ पे एपेक्स कोर्ट अपने आप में स्पेसिफिक है, तो इसलिए उसके पीछे दा लगा हुआ है। ठीक है, तो जो भी चीज स्पेसिफिक होती है उसके साथ हम दा लगाते हैं। ये तो हमने एमपीसी से निकाल दिया था। देखो ये अभी आपको पता है एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न में आपसे 2 या 3 पेपर में जंबल सेंटेंसेस पक्का पूछे जाएंगे इंग्लिश में। तो मैं कुछ थोड़ा सा आपको समराइज कर देती हूँ जंबल सेंटेंसेस के लिए कि आपको कैसे छांटने होते हैं। सबसे पहले तो आप एक बार ऑप्शंस को देख लो। कई बार ऐसा होता है कि एक सिंगल सेंटेंस ही इंट्रोडक्टरी होता है हर ऑप्शन में, तो अगर वो मिल जाता है तो ठीक, वेल एंड गुड, पहले आप उसको रीड करो। बाकी बचे हुए 3 ऑप्शंस को ना बिना बाकी ऑप्शन देखे रीड करो। ठीक है, और अगर आपको इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं मिलता है तो आप चारों ही सेंटेंसेस को एक बार फ्लो में रीड करो। ठीक है, और रीड करते करते आपको हो सकता है कहीं ना कहीं फील आ जाए कि इस सेंटेंस के बाद तुरंत इसका होना जरूरी है। अगर वो फील आ रही है तो देखो एक बार ऑप्शन में, अगर कहीं है तो सबसे पहले उसी को अरेंज करके देखो। अगर वो अरेंज हो जाता है, वो कंप्लीटली अरेंज हो रहा है, तो वेल एंड गुड। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास, आप उसको मार्क कर दो और उसको मार्क फॉर रिव्यू रखो। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप रिमेनिंग 3 ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करोगे। ऐसा मेरे साथ होता है जंबल सेंटेंस में। अगर मुझे लगता है कि हाँ ये बन रहा है सेंस, लेकिन हो सकता है उसे ज्यादा अप्रोप्रिएट किसी और ऑप्शन का बने, तो वहां पे फिर सिली मिस्टेक हो जाती है। और लेकिन अगर मैं चारों ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर पर आती हूँ ना, तो उसमें 100% एक्यूरेसी रहती है हमेशा जंबल सेंटेंस में। ठीक है, और सबसे पहले आप इंट्रोडक्टरी सेंटेंस वो होता है, उसकी पहचान होनी चाहिए आपको, जहां पे कोई डेफिनेशन दी हुई हो, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो या कोई जर्नलाइज स्टेटमेंट हो किसी कंट्री के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, जिस भी चीज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है पूरे पैसेज में। इंट्रोडक्टरी और जर्नलाइज्ड स्टेटमेंट ही हमेशा आपका फर्स्ट सेंटेंस रहेगी। ठीक है, उसके बाद चीजें फ्लो में चलेंगी कि इसके बाद ऐसा है, इसके बाद ये प्रोसेस फॉलो होगी, देन ये। ठीक है, कई बार जैसे कॉन्सिक्वेंटली, देन, ये इस टाइप के वर्ड्स भी आपको हेल्प करेंगे कि आप कौन से सेंटेंस के बाद किसको अरेंज करोगे। तो इन छोटे छोटे चीजों का आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे एमपीसी का था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, सो दिस एमपीसी, आप किसी और स्टेटमेंट के बाद दिस एमपीसी को लगा ही नहीं सकते ना, उसे सेंटेंस का फ्लो बिगड़ जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको इन सब चीजों को। सीज आपको पता है, सारे ऑप्शंस भी इजी हैं। ओकेजन्स, एग्जैजरेटेड, साइमल्टेनियसली गलत था। ओके ओके, एंडोर्स, इसमें हमें सारे मीनिंग्स भी पता हैं। एक्सेप्ट हिम, ठीक है, यहां पे क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस हिम आएगा। यस, एम्पल सफिशिएंट होता है, बाकी के ऑप्शंस भी पता है हमें। ठीक है, ये हो गया। सचिन हैज बिटन ऑफ मोर देन ही कैन चू, ये ठीक है। यहां से आपको बाइट ऑफ भी सीख लेना है, और आप पूरे क्लॉज टेस्ट को पढ़ो, और अगर ऐसा कोई वर्ड लग रहा है जो आपको नहीं आता तो उसको सीखो, उस वर्ड का उस लाइन में क्या मीनिंग था। ये हो गया हमारा क्लासिफाइड, मॉरल, सेक्युलर। एक बार मैं इंडिग्नेशन का मीनिंग चेक कर लेती हूँ, मेरे माइंड में तो ओके, हाँ, एंगर योर एनॉयंस, ये 2 वर्ड्स है, इंडिग्नेशन और आई थिंक इंडिजेंट, इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन रहता है। एंगर और एनॉयंस को बोलेंगे प्रोवोक्ड बाय व्हाट इज परसीव्ड एज अनफेयर ट्रीटमेंट। इंडिग्नेशन मतलब गुस्सा, एंगर। ओके, कंसीट तो प्राइड हो गया। यस,
तो ठीक है, आप अभी पढ़ते रहिए और अच्छे से एनालाइज कीजिए। और अगर आपके पास आपके माइंड में कोई बहुत अच्छी शिफ्ट है सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में या फिर सीजीएल का भी, 2024 को छोड़ देना, क्योंकि वो मैं सारे क्वेश्चन सारी शिफ्ट अटेम्प्ट कर चुकी हूँ। तो इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं, अगर वो टेक्स्ट बुक पर अपलोडेड हैं तो उनकी अगर अच्छी शिफ्ट आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए और आपके मार्क्स भी शेयर करो, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के बाद ही आप जाएंगे आंसर के ऊपर, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।